आज हम लोग सामान्य हिंदी कंप्लीट करेंगे। एग्जामपुर कलम से क्रांति, विवेक सर की ये बुक है। ये बुक ये जो है यूपीएसआई, कांस्टेबल, लेखपाल, जेल वार्डर, एसएससी, बैंक आदि एग्जाम में उपयोगी है दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको सिलेबस बताते हैं कि ये जो बुक है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएसआई एग्जाम के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास एवं देवनागरी लिपि हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वर्णमाला, वर्तनी, संधि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, समास, शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, संज्ञा से अवयव तक, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य भेद और विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, क्रमबद्धता, पाठ बोधन, शब्द शक्ति। और यहाँ पर आपको दिख रहा है रस, छंद, अलंकार, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। ये आपके टोटल 22 टॉपिक हो गए जो कि आपके यूपीएसआई का सिलेबस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास एवं देवनागरी लिपि हम स्टार्ट करें यहाँ से। देखिए, सामान्यतः मनुष्य द्वारा व्यक्त की गई सार्थक वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना, जिसका अर्थ होता है वाणी, जिसका अर्थ क्या है, वाणी को व्यक्त करना। ठीक, अब जैसे कि आपसे पूछ लिया भाषा शब्द किस से आया है, तो आप आंसर देंगे संस्कृत के। अब संस्कृत के किससे, भाष्य से। कभी कभार ऐसे लिख के आ जाएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, कभी भाष, कभी भाष्य, ऐसे करके या बना के आ जाएगा, तो आप गलत कर दोगे। तो ध्यान से जूम करके दिमाग में फिट कर लो, भाष्य। भाष्य इस प्रकार से लिखा होगा तब आपका टिक सही जाएगा। भाष्य, भाषा के माध्यम से मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य के भावों, विचारों, भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से मतलब भाषा का ये काम है। ठीक है, भावों, विचारों, भावनाओं को व्यक्त करना। अब देखिए, विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा से भाषा के स्वरूप को समझा जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कह रहे हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों को जो व्यवहार होता है, ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये बात डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, मतलब इन्होंने ध्वनि संकेतों पर जोर दिया भाषा के उपलक्ष्य में। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, यहाँ पर इन्होंने चिन्ह और कर दिया मिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री के अनुसार भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्द द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, उसको भाषा कहते हैं। अब देखिए भाषा, देखिए उपयुक्त परिभाषा के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। ठीक है, भाषा के सार्थक ध्वनि संकेत से मन की बातों या विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। ठीक, अब देखिए हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत भिन्न भिन्न होते हैं। भाषा की विशेषता, देखिए भाषा की विशेषता क्या हो सकती है। भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता इस प्रकार है। सबसे पहले भाषा प्रतीकात्मक होती है। भाषा कैसी होती है, भाषा प्रतीकात्मक होती है दोस्तों। सेकंड, भाषा ध्वनिमय होती है। थर्ड, भाषा का संबंध मनुष्य होता है। फोर्थ, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। ये जो 4 टॉपिक हैं, देखिए भाषा की जो विशेषता है उसमें पहला है भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा ध्वनिमय होती है, भाषा का संबंध मनुष्य होता है, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, इसको भी याद रखना। भाषा सरल और उच्चतर दिशा में निरंतर गतिशील रहती है। भाषा के सांस्कृतिक विकास एवं पतन से भाषा सीधा तौर पर जुड़ी होती है। भाषा की प्रकृति, देखिए भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। भाषा नदी के जल के समान सदा प्रवाहित रहती है। जिस प्रकार से नदी धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करती है, ठीक उसी प्रकार से ही भाषा देश काल सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप का विकास करती है। कौन, भाषा। भाषा के विविध रूप, देखिए प्रत्येक देश में भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं, बोलियां, परिनिष्ठ भाषा और राष्ट्रभाषा। अब ये क्या चीज़ें, इनको जानते हैं। देखिए बोलियां, भाषा के जिन रूप का प्रयोग साधारण लोग अपने समूह या घरों में करते हैं बोली कहा जाता है। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। वर्तमान समय में देश में बोलियों की जो संख्या है लगभग 650 बोलियां हैं अपने भारत में। ठीक है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे मगही, मैथिली, भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, मेवाती, मारवाड़ी आदि। ये सब क्या हैं, ये सब बोलियां हैं। परिनिष्ठ भाषा क्या है, भाषा के विकास के क्रम में परिनिष्ठ भाषा बोली का विकसित रूप है। ठीक है, भाषा के विकास के क्रम में परिनिष्ठ भाषा बोली का विकसित रूप है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठ भाषा बन जाती है। खड़ी बोली हिंदी कभी बोली थी,
कभी बोली थी, आज परिनिष्ठ भाषा बन गई, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर हो रहा है खड़ी बोली का। राष्ट्रभाषा भाषा के विकास के क्रम में राष्ट्रभाषा परिनिष्ठ भाषा का विकसित रूप है। राष्ट्रभाषा परिनिष्ठ भाषा का विकसित रूप है। किसी भी देश की परिनिष्ठ भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तब आगे चल के राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्र का स्थान प्राप्त कर लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघ कर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय या माध्यम बनकर सारे देश की भावनात्मक एकता में सहायक सिद्ध होती है। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। भारत की हिंदी है, जापान की जापानी है, ठीक है, जापान की जापानी है, जर्मनी की जर्मन है, इंग्लैंड की अंग्रेजी है। इस प्रकार हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में वर्गीकृत किया गया। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारत यूरोपीय परिवार की भाषा भारतीय परिवार की भाषा भारत एवं यूरोप तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्र में फैली होने के कारण भारतीय कहलाती है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में कितने हैं? 4 भाषा परिवार। पहला भारतीय, फिर द्रविड़, फिर ऑस्ट्रिक, फिर चीनी तिब्बती ठीक है, मिलते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। देखिए भाषा परिवार में देखिए भारतीय 73% लोग ठीक है, 73%। और द्रविड़ 25%। द्रविड़ कितना? 25%। ऑस्ट्रिक आपका 1.3%, 1.3%। चीनी 0.7%। इनको आप नोट कर लेना। हिंदी भारतीय के भारत ईरान शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। भारतीय आर्य भाषा के 3500 वर्ष के इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्ष के इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। पहला है, देखिए, आर्य भाषा, प्रयुक्त अवधि और उदाहरण। सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषा जो कि 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। ये वैदिक संस्कृत है, इसका उदाहरण, ठीक है, और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत इसका उदाहरण है। मध्यकालीन आर्य भाषा में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इसके उदाहरण है मध्यकालीन वाले में। और आधुनिक आर्य भाषा में देखिए 1000 ईस्वी से आज तक, मतलब 2026 तक, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है भाई, देखिए इसमें इसके जो उदाहरण है आधुनिक आर्य भाषा का, इसमें हिंदी और हिंदीतर भाषाएं जैसे कि पंजाबी है, गुजराती है, मराठी, कोंकणी, असमिया, उड़िया, बांग्ला, ये सब, ठीक। अब जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि मध्यकालीन आर्य भाषा के उदाहरण, तो आप क्या कहेंगे? आप ये काट के आप बताएंगे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सब मध्यकालीन आर्य भाषा है। और आपसे अगर पूछ लिया प्राचीन आर्य भाषा के उदाहरण, तो आप वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आप बताएंगे इस प्रकार से। अब देखिए प्राचीन आर्य भाषा में जैसे कि नाम, प्रयोग, अवधि, उदाहरण। तो वैदिक जो है इसको ना, इसकी जो अवधि है 1500 ईसा पूर्व, ठीक। उदाहरण वैदिक संहिता। संस्कृत ईसा पूर्व तक, उदाहरण है ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, ये हो जाएंगे इसके उदाहरण। लौकिक देखिए 800 ईस्वी पूर्व से रामायण, महाभारत, इसके उदाहरण। संस्कृत 500 ईसा पूर्व तक, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा, वर्तिका कात्यायन द्वारा। वर्तिका किसके द्वारा? कात्यायन द्वारा लिखा गया है। अब मध्यकालीन आर्य भाषा में पहली प्राकृत है भाषा है, ठीक है, ये 500 ईसा पूर्व से। और उदाहरण महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत में दिए थे। पाली 1 ईस्वी तक है, इसका प्रयोग अवधि है। साहित्य जैसे कि संबंधित साहित्य में जातक है, धर्मपद है, बुद्ध घोष है, अटकथा है, महावंश है, अशोक के शिलालेख, ये सब पाली में। दूसरी प्राकृत 1 ईस्वी से भगवान महावीर के उपदेश में है। प्राकृत 500 ईस्वी तक की भाषा, ठीक है। ये तीसरी प्राकृत, ये 500 से। अपभ्रंश 900 ईस्वी तक याद रखना। अपहट 900 से 1000 ईस्वी तक ये हो गया। अब देखें आधुनिक आर्य भाषा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। प्राचीन हिंदी 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 तक। और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। आधुनिक जो हिंदी है वो 1850 से अब तक। आधुनिक आर्य भाषा हिंदी का विकास प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुआ। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश से गुजरती है, प्राचीन हिंदी का रूप लेती है, ठीक है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास क्रम देखिए। भारतीय भाषा, ठीक है, भारतीय भाषा, उसके बाद भारत ईरानी, फिर प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत, ठीक है, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अपहट, फिर प्राचीन हिंदी, फिर प्रारंभिक हिंदी। इस प्रकार से आपका क्रम इस प्रकार से है, समझ लीजिए। अपभ्रंश भारतीय भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 तक के काल को अपभ्रंश काल माना जाता है। अपभ्रंश में साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से 13वीं सदी तक जारी है। 8वीं सदी से 13वीं सदी तक जारी है अपभ्रंश साहित्य, ठीक है। अब देखिए अपभ्रंश के अनेक नाम प्रचलित हैं। देशी भाषा, अपहंस, अपहट, ग्रामीण भाषा, ये सब अपभ्रंश के नाम हैं। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ या भ्रष्ट। भ्रष्ट, ठीक है, भ्रष्ट ऐसे याद, जैसे कि भ्रंश लिखा तो भ्रष्ट
ऐसे। अपभ्रंश मध्यकालीन प्राकृतिक और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी के रूप में है। अपभ्रंश के विभिन्न विभिन्न भेदों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। इस प्रकार से अपभ्रंश के भेद देखिए। सोरशेनी अपभ्रंश, ठीक है। इसमें क्या है देखो, पश्चिमी हिंदी आ जाएगी, राजस्थानी आ जाएगा, ब्रज भाषा आ जाएगी, खड़ी बोली आ जाएगी। तो सोरशेनी अपभ्रंश में इतना सब आ जाएगा। पेशाची अपभ्रंश में लहंदा और पंजाबी आ जाएगी। ब्रांजुड़ अपभ्रंश में सिंधी आ जाएगी। खस अपभ्रंश में पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली आ जाएगी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी आ जाएगी। अर्ध मागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, अवधी और बघेली छत्तीसगढ़ी आ जाएगी। मगधी देखिए, मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया आ जाएगी। संस्कृत पाली तथा प्राकृतिक संयोगात्मक भाषा थी, किंतु अपभ्रंश भाषा विकास क्रम में वियोगात्मक हो गई। अपभ्रंश भाषा के रचनाकार देखिए। अपभ्रंश भाषा के रचनाकार स्वयंभू रचना कौन सी थी? पउमचर्यू, ठीक है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, ठीक है। अब पूछिए आपसे अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो स्वयंभू को। स्वयंभू की जो रचना थी वो पउमचर्यू था। धनपाल, अब देखिए नेक्स्ट धनपाल। तो जो धनपाल है, इसकी जो रचना है वो क्या है? भविष्यत कहाँ। तो अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है ये, ठीक है। जो भविष्यत कहाँ, ये क्या है? अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य जो कि धनपाल ने लिखा, ठीक है। पुष्पदंत का जो रचना है महापुराण है। जसहर चिरौग है, ठीक है। सरहप्पा और कलहड़ का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार हैं, ठीक है। तो भाषा, अब हट भाषा का विकास 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है, किंतु साहित्य में अपहट का प्रयोग 14वीं शताब्दी तक देखने को मिलता है। अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कहा जाता है। अपहट, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच के संक्रांतिकालीन भाषा है। अपभट भाषा के प्रमुख रचनाकार देखिए। अब्दुल रहमान, ठीक है। और इनकी रचना है संदेश राशक। क्या है? संदेश राशक। और दामोदर पंडित, इसकी जो रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण। ज्योतिषर राव ठाकुर, ये बड़ रत्नाकर, इनकी रचना है। विद्यापति कृतिलता, राण कवि, ये राउल बेल, ठीक है। तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला, विद्यापति। अब देखिए प्राचीन या पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी या आदिकालीन हिंदी, ये 1100 से 1400 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी का स्थान सर्वोपरि और विशिष्ट है। प्राचीन हिंदी का अभिप्राय अपभ्रंश अपभट्ट के बाद की भाषा। आदिकाल हिंदी भाषा शैशव काल है। आदिकाल हिंदी भाषा का शैशव काल है। आदिकाल जो है वो हिंदी भाषा का शैशव काल है। आदिकाल वह काल था जब अपभ्रंश अपभट्ट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था और हिंदी की बोलियों का पूर्ण रूप विकसित नहीं हो सकता था। प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं। सबसे पहले सुधीर अग्रवाल, इनकी जो रचना है प्रद्युम्न चरित, ठीक है। 1354 ईस्वी में। मुल्ला दाऊद चंदायन या लोर कहा 1370 में। अवधी की जो पहली रचना थी वो चंदायन या लोर कहा, जो कि मुल्ला दाऊद ने लिखी। सरहप्पा इनकी जो है दोहा कोश गीति। गोरखनाथ की सब्दी पद आत्मबोधि है। अमीर खुसरो की तुगलकनामा और आशिका किसकी है? अमीर खुसरो की। जयदेव की कौन सी है? रति मंजरी। नामदेव की कौन सी? मुखवाणी। रामानंद की गीत भाष्य और आनंद भाष्य, ठीक है। रामानंद, नंद से आनंद, तो कौन सा हो जाएगा? गीता भाष्य, आनंद भाष्य, ठीक।